हे गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका। सो दिस इज़ माय 15th लेक्चर ऑफ माय पॉलिटी लेक्चर सीरीज़। और आज मैं इस लेक्चर में बात करने वाला हूँ गवर्नर के बारे में। मेरा जो लास्ट का लेक्चर था, जो कि लेक्चर नंबर 14 था, उसमें मैंने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया था। और यहाँ पे मैं गवर्नर के बारे में बात करूँगा। बेसिकली गवर्नर और प्रेसिडेंट, ठीक है, दोनों एक जैसे ही हैं। जैसे प्रेसिडेंट का रोल होता है सेंटर में, ऐसे गवर्नर का रोल होता है स्टेट में, ठीक है। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जिन लोगों ने अब तक मेरा प्रेसिडेंट का लेक्चर नहीं देखा है, तो प्लीज़ गवर्नर से पहले आप मेरा प्रेसिडेंट का लेक्चर देखिए, उसके बाद आप इधर आइए, ठीक है। तभी आपको ये गवर्नर समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली गवर्नर होता कौन है? ही इज़ एन एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। ही एक्ट ऑन एन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। COM मतलब है यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूटिव हेड होता है किसका? स्टेट का होता है। सेकंड पॉइंट क्या है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर में बैठती है, ठीक है, उसकी एडवाइस पे ये काम करते हैं, ठीक है। सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ वन और मोर स्टेट, ठीक है। सेम पर्सन जो है ना, वो अपॉइंट हो सकता है गवर्नर, एज अ गवर्नर, एक या फिर एक से ज़्यादा स्टेट का, ठीक है। मतलब 2 या 3 स्टेट का एक गवर्नर हो सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द स्टेट आर टेकन इन हिज नेम। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है ना स्टेट के, वो गवर्नर के नाम से ही लिया जाता है। मेन अथॉरिटी किसके पास है? गवर्नर के पास है। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन जो भी स्टेट की ली जाएगी, वो गवर्नर के नाम पे ली जाएगी, ठीक है। एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड हिज ड्यूटी टू सेंड रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द स्टेट। अब क्या है कि अब बेसिकली गवर्नर इज द ओनली पर्सन जो कि एक्ट करता है एज अ लिंक बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। सेंटर स्टेट के बीच में एक लिंक की तरह ये एक्ट करेगा, ठीक है, गवर्नर। और इसकी ड्यूटी होती है कि ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो रहे हैं, जितने भी काम हो रहा है, जितने भी एक्शन लिए जा रहे हैं स्टेट में, वो सब के सब वो रिपोर्ट करेगा किसको? प्रेसिडेंट को, ठीक है। जितनी भी अफेयर्स हो रही हैं वो सब किसको करेगा? प्रेसिडेंट को, ठीक है। अब इसकी डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। पहला तो क्या है, मैंने बता दिया, हेड ऑफ द स्टेट है ये, ठीक है। सेकंड क्या होता है कि ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर इन स्टेट। ये सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है कहाँ पे? स्टेट में, ठीक है। चलिए अब इसके अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। इसे अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। भाई प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है कितने साल के लिए? फॉर 5 ईयर, बट कैन बी रिमूव्ड बिफोर हिज ऑफिस टर्म बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही इसको निकाल सकता है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन एकदम साइलेंट है इसके ग्राउंड पे रिमूवल ऑफ गवर्नर, ठीक है, ऑन अ ग्राउंड ऑफ रिमूवल ऑफ गवर्नर। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि गवर्नर को कैसे निकाला जाए, क्या ये किसके प्लेजर पे चलता है? प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट का जब तक मन होगा तब तक वो गवर्नर रहेगा। जिस दिन प्रेसिडेंट चाहेगा उस दिन प्रेसिडेंट गवर्नर को निकाल सकता है, उनके स्टेट से किसी और को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। इवन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एक गवर्नर के स्टेट को दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड टेम्परेली एज इन केस ऑफ वैकेंसी इन द गवर्नर ऑफिस ड्यू टू द डेथ एंड द रेजिग्नेशन। जैसे मैंने प्रेसिडेंट में बताया था, ऐसी यहाँ पे भी होता है। अगर गवर्नर की डेथ होती है, रिजाइन देते हैं, अगर वैकेंसी जनरेट होती है गवर्नर ऑफिस में, ठीक है, तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वो अपॉइंटेड होंगे एज अ गवर्नर। वो एक्ट करेंगे एज अ गवर्नर, वो काम करेंगे किसका? गवर्नर का, ठीक है। और प्रेसिडेंट में क्या होता था? अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंसी है, वहाँ पे वैकेंसी है, तो कौन आता था? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता था तो कौन आता था? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं होता था तो कौन आता था? भी सीनियर जज होगा सुप्रीम कोर्ट में, वो, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला है कि एकदम रिलेट करके पढ़ो ना प्रेसिडेंट को और गवर्नर को। तो प्लीज़ जिन्होंने नहीं देखा है, आप पहले प्रेसिडेंट देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, तभी आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है, और तभी आपको समझ में आने वाला है। चलिए अब क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है। देखो, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। भाई इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। 35 ईयर ऑफ द एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर कम से कम। मस्ट नॉट बी द मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। भाई वो मेंबर नहीं होने चाहिए किसी भी हाउस के, चाहे वो पार्लियामेंट में हो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर में हो, ठीक है। तो गवर्नर जो भी गवर्नर बनता है वो किसी मेंबर नहीं होना चाहिए किसी भी हाउस का, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो सेंट्रल का हो, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, ठीक है। सेंट्रल मीन्स वही पार्लियामेंट। या मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड नहीं कर सकते।
कौन? गवर्नर। ये मैं गवर्नर की क्वालिफिकेशंस बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओथ के बारे में। ये किसके आगे ओथ लेते हैं? प्रेसिडेंट ने अगर नॉमिनेट कर लिया और एक बार गवर्नर बन गए तो उनको ओथ लेनी पड़ती है। किसके सामने लेते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने लेते हैं, ठीक है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं है तब किसके सामने लेंगे? जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा अवेलेबल उनके सामने लेंगे, ठीक है। अब सैलरी क्या होती है भाई? 1,10,000 इनकी सैलरी होती है। रेंट फ्री ऑफिशियल अकोमोडेशन मिलता है इनको और प्लस अदर अलाउंस मिलते हैं, ठीक है। और कहाँ से मिलता है? और ये जो भी पैसा जाता है ये सब कहाँ से जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है। चले अब हम बात करते हैं इम्यूनिटीज़ की। कौन कौन सी इम्यूनिटीज़ मिलती है इनको, ठीक है, गवर्नर को? शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। भाई ये आंसरेबल नहीं होते किसी भी कोर्ट में, ठीक है। किससे रिलेटेड? मतलब अगर वो उनकी कोई भी पावर और ड्यूटी का वो यूज़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं उसका, ठीक है, जब वो गवर्नर ऑफिस में हो, अपने किसी भी काम के लिए वो आंसरेबल नहीं होते किसी भी कोर्ट में, ठीक है। सेकंड क्या है? नॉन क्रिमिनल प्रोसीडिंग बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म्स ऑफ ऑफिस। भाई कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती जब तक वो गवर्नर है, ठीक है। तो गवर्नर के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, ठीक है। नो प्रोसेस फॉर अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ गवर्नर फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। जब तक उनका टर्म है गवर्नर का, ठीक है, अपने ऑफिस में, जब तक उनके 5 साल पूरे नहीं होते, जब तक वो निकाल नहीं देते, प्रेसिडेंट उनको मूव नहीं कर देते, ठीक है, तब तक वो अरेस्ट नहीं हो सकते, इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकता, उनको कोई जेल में नहीं डाल सकता, अरेस्ट नहीं कर सकता गवर्नर को, ठीक है। सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है। सिविल प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम कैन बी इंस्टीट्यूटेड गिविंग 2 month प्रेयर नोटिस। देखो सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है बट लेकिन 2 महीने का पहले नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। पहले 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही सिविल प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी, ठीक है। चले हम बात करते हैं पावर एंड द फंक्शन ऑफ द गवर्नर। देखिए द गवर्नर ऑफ अ स्टेट परफॉर्म ऑल द फंक्शंस दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज एट द सेंटर एक्सेप्ट इमरजेंसी पावर, मिलिट्री पावर एंड डिप्लोमेटिक पावर। देखो जितनी भी प्रेसिडेंट के पास पावर्स है ना जो वो सेंट्रल में कर सकते हैं, वो सारी पावर्स गवर्नर के पास है एक्सेप्ट इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर गवर्नर के पास नहीं होती, मिलिट्री पावर गवर्नर के पास नहीं होती और डिप्लोमेटिक पावर भी गवर्नर के पास नहीं होती। ये 3 पावर होती हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास। बाकी सारी पावर, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर एंड जुडिशियल पावर, ये होती है दोनों के पास, गवर्नर के पास भी और प्रेसिडेंट के पास भी, ठीक है। ही एंजॉयज लेजिस्लेटिव पावर इन अ रिलेशन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, देन द एग्जीक्यूटिव पावर इन द रिलेशन टू द स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियल पावर इन द रिलेशन टू द स्टेट जुडिशरी। जैसे प्रेसिडेंट क्या करता है, वो अपनी लेजिस्लेटिव पावर जो यूज करते हैं वो कहाँ पे करते हैं? सेंटर पे करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर जो यूज करते हैं वो कहाँ पे करते हैं? सेंटर पे करते हैं। जुडिशियल पावर जो यूज करते हैं वो कहाँ पे करते हैं? सेंट्रल जुडिशरी पे करते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होता है, गवर्नर क्या करते हैं? गवर्नर अपना सब कुछ, सारी पावर जो यूज करते हैं ना, जो प्रेसिडेंट करते हैं सेंटर पे, ये सारी की सारी पावर यूज करते हैं कहाँ पे? स्टेट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है। तो जो लेजिस्लेटिव पावर है जो गवर्नर की, वो कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर पे। एग्जीक्यूटिव पावर जो यूज़ वो करते हैं कहाँ पे करते हैं? स्टेट एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। और जुडिशियली पावर कहाँ पे यूज़ करते हैं? वो स्टेट जुडिशरी पे, ठीक है। अब बेसिकली क्या है यहाँ पे कि जो लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर, ये दोनों की पावर सेम है, प्रेसिडेंट के लिए भी और गवर्नर के लिए भी। बस डिफरेंस इतना है, प्रेसिडेंट सेंटर में यूज़ करते हैं, गवर्नर हमारा स्टेट में यूज़ करते हैं। जो जिस स्टेट के गवर्नर है वो उस स्टेट में यूज़ करेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है जुडिशियल पावर में, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, वो है द गवर्नर ऑफ द स्टेट इंजॉय ऑल द जुडिशियल पावर्स दैट द प्रेसिडेंट इंजॉय एक्सेप्ट दैट द प्रेसिडेंट इज पार्डन ऑफ डेथ सेंटेंस बट द गवर्नर कैन नॉट पार्डन ऑफ डेथ सेंटेंस। मतलब है कि जो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकते हैं, उसको माफ़ कर सकते हैं, पर गवर्नर के पास ये पावर नहीं होती, ठीक है। वो डेथ सेंटेंस को माफ़ नहीं कर सकते, बाकी वो सज़ा कम कर सकते हैं, बाकी सब कुछ है, ठीक है। अगर आपने मेरा प्रेसिडेंट का लेक्चर देखा होगा जो मैंने उसमें आपको बताया था, ठीक है, बाकी सब कुछ कर सकते हैं, बस वो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते, डेथ सेंटेंस को माफ़ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है, ठीक है। बाकी हर जितनी भी पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती हैं वो सारी पावर्स गवर्नर के पास होती हैं, ठीक है। तो अगर आपने मेरा प्रेसिडेंट वाला पढ़ा होगा जो वहाँ पे मैंने सेंटर के लिए बोला है, वही चीज़ सेम यहाँ पे स्टेट के लिए है, ठीक है। तो इसलिए मैं दोबारा उसे रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन promulgate ordinance on those subjects which are under the legislative jurisdiction of the parliament that is on the union list and the concurrent list। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकते हैं किन सब्जेक्ट में, जो कि यूनियन लिस्ट में है और कॉन्करेंट लिस्ट में है, और जो कि किसके अंडर आते हैं, लेजिस्लेटिव जुरिडिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। Governor has ordinance making power over those subjects which are under the legislative jurisdiction of the state legislative, that is on the subject in the state list and the concurrent list। गवर्नर के पास भी ऑर्डिनेंस मेकिंग की पावर होती है, ऑर्डिनेंस लाने की पावर होती है, और ये किस सब्जेक्ट में लेके आते हैं, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि किसके अंडर आते हैं, लेजिस्लेटिव जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है। बट द गवर्नर कैन नॉट promulgate an ordinance on the subject in the concurrent list on which law has already is made by the parliament or center। देखो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है कि स्टेट भी बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है। वो सब्जेक्ट जिसमें प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी ऑर्डिनेंस लेके आया हुआ है, ठीक है, उन सब्जेक्ट में गवर्नर नहीं बना सकता, दोबारा से ऑर्डिनेंस नहीं ला सकता, ठीक है। सेकेंडली द गवर्नर कैन नॉट promulgate an ordinance, सॉरी ये ऑर्डिनेंस नहीं है, ये ऑर्डिनेंस है, ठीक है, on a subject in the state list if a bill related to that subject has already been passed by the state legislature and it is pending before the president for reconsideration। देखिए दूसरी बात क्या है कि गवर्नर उन सब्जेक्ट में नहीं बना सकते जो कि स्टेट लिस्ट में है, जिसमें ऑलरेडी बिल जो है वो पास कर चुका है स्टेट लेजिस्लेचर, जो वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, उस सब्जेक्ट में बिल जो है वो पास कर चुके हैं, और वो जो बिल किसके पास है, किसके पास पेंडिंग है, प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग है, किसके लिए, फॉर रिकंसिडरेशन के लिए, ठीक है। उन सब्जेक्ट में गवर्नर ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन आता है जनरली कि मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन आता है, द गवर्नर इन द स्टेट एंजॉय मोर पावर देन द प्रेसिडेंट एंजॉय एट द सेंटर। ये क्वेश्चन ये एक तरीके से मतलब कई बार ये क्वेश्चन आया है कि गवर्नर के पास स्टेट में ज़्यादा पावर होती है अगर हम कंपेयर करेंगे प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स होते हैं सेंटर में, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसके कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, बेसिकली डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, ठीक है। डिस्क्रिशनरी गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेटमेंट बोला हुआ है, ठीक है। हम इसके बारे में बात करते हैं। अब जो हमारा आर्टिकल 163 है ना, वो क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर हु शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एन एडवाइस एक्सेप्ट व्हेन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर कैन नॉट एक्ट इन हिज डिस्क्रिशनरी। देखो आर्टिकल 163 क्या बोलता है, उसने बोला कि भाई जो हमारा गवर्नर है ना, वो जो स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है, और विद सीएम, ठीक है, वो एडवाइस करेंगे किसको, हमारे गवर्नर को, और गवर्नर को उनके अकॉर्डिंग जो जैसा इन्होंने एडवाइस किया उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, एक्सेप्ट कब, व्हेन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर कैन एक्ट इट हिज डिस्क्रिशनरी। वो तब तक चलेंगे जब तक हमारा गवर्नर किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी बिल को वो ये ना बोल दे कि भाई ये मेरी डिस्क्रिशनरी पावर के अंडर आता है, तब तक, ठीक है। हम लोग जो है ना, अब इस आर्टिकल को हम कंपेयर करेंगे आर्टिकल 74 से। वो क्या है, दिस आर्टिकल इज जनरली कंपेयर्ड विद द आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट आर्टिकल 74 इज साइलेंस ऑन द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑन द अदर हैंड द आर्टिकल 163 रिकॉग्नाइज द एस्पेक्ट दैट द गवर्नर हैज सम डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है। अब आप समझ रहे होगे कि भाई ये डिस्क्रिशनरी पावर होता क्या है, ठीक है। अब आर्टिकल 163 का क्लॉज 2 हमें डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में बताता है। इट होल्ड्स दैट इफ द गवर्नर डिक्लेयर्ड एनी ऑफ इट्स एक्शन और डिसीजन एज हिज डिस्क्रिशनरी पावर दैट बिकम हिज डिस्क्रिशनरी पावर एंड इट्स फाइनल एंड बाइंडिंग। अगर कोई भी डिसीजन या फिर एक्शन, ठीक है, को वो एज अ डिस्क्रिशनरी पावर ले लेता है अपनी, गवर्नर हम क्या करता है, किसी भी एक्शन को या डिसीजन को या किसी भी बिल को वो कह देता है कि भाई ये डिस्क्रिशनरी पावर है मेरी, ठीक है, तो वो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर हो जाती है। फिर जो डिसीजन गवर्नर का होगा ना, वही फाइनल और बाइंडिंग होगा, ठीक है, उसी पे ही सबको चलना होगा। पर लेकिन प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट के केस में कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में कोई बात नहीं की गई है आर्टिकल 74 में, वो साइलेंट है अबाउट डिस्क्रिशनरी पावर। तो गवर्नर के पास एक अपर हैंड बस ये है कि यहाँ पे इनके पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है,
तो अगर उनको कोई भी बात नहीं माननी होती है तो उसको वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात नहीं माननी होती है, वो उस डिसीजन को या उस एक्शन को वो अपना डिस्क्रिशनरी पावर बना सकते हैं, जिसके कारण वो अपनी जो भी उनकी बात है वो अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, अब वही डिसीजन जो है, जो गवर्नर का डिसीजन है, वही फाइनल और बाइंडिंग होगा। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल 200 क्या बोलता है? आर्टिकल 200 बोलता है आफ्टर द पासिंग ऑफ द बिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर गवर्नर कैन गिव इट्स एसेंट और ही कैन यूज हिज पॉकेट वीटो और सस्पेंशन वीटो इन केस ऑफ नॉन मनी बिल, और ही कैन रिजर्व अ बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो अब क्या होता है कि अगर, अब मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है पॉकेट वीटो, सस्पेंशन वीटो। ठीक है, ये गवर्नर के पास भी पावर होती है। ठीक है, बिल्कुल एकदम सेम चलता है, जैसे प्रेसिडेंट चलता है वैसे गवर्नर के पास सब कुछ है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया कोई भी बिल, ठीक है, अब गवर्नर के पास 3 ऑप्शन है। ठीक है, या तो उस बिल को में वो साइन कर दे, ठीक है, गिव इट एन असेंट, या फिर उसमें कोई वीटो पावर लगा दे। ठीक है, या तो पॉकेट वीटो लगा दे या फिर सस्पेंशन वीटो लगा दे। अगर वो नॉन मनी बिल है तब, मनी बिल पे नहीं लग सकता, मनी बिल तो पास करना ही पड़ेगा। अगर, और ही कैन रिजर्व अ बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और क्या कर सकता है? तीसरी इसके पास क्या चीज़ है कि ये भाई रिजर्व कर सकता है, उस बिल को रोक सकता है और उसको प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन होता है। तो ये 3 चीज़ें कर सकता है। तो ये आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है। पहली चीज़ क्या है? किसी भी बिल को भाई हामी भर दे, भाई ठीक है, साइन कर दे, असेंट दे दे अपना। सेकंड है अपनी पावर लगा दे, पॉकेट वीटो या फिर सस्पेंशन वीटो। ठीक है, इन केस ऑफ नॉन मनी बिल, अगर नॉन मनी बिल है तो, या फिर वो प्रेसिडेंट को रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे उस बिल को कि भाई मैं कुछ नहीं बता रहा, प्रेसिडेंट ही बताएंगे कि करना क्या है, वही साइन करेंगे और नहीं करेंगे अगर कोई भी बिल है तो। ठीक है, अब ये वंस अ गवर्नर रिजर्व अ बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट कैन गिव हिज व्यू ऑन और ही कैन सेंड द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स रिकंसिडरेशन। एक बार जब गवर्नर ने बिल को भेज दिया, रिजर्व कर दिया फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास भेज दिया रिकंसिडरेशन के लिए, ठीक है, कि वो अपने व्यूज दे। ठीक है, और फिर अगर देखो, अगर गवर्नर या तो प्रेसिडेंट के पास भेज देगा, किसके लिए, रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, ठीक है, कि वो अपने व्यूज़ दें, या फिर उन्होंने बिल को दोबारा से रीसेंड कर दिया किसके पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास फॉर रिकंसिडरेशन, कि भाई रिकंसिडरेशन मतलब एक बार दोबारा से कंसीडर करो इस चीज़ को, देखो एक बार से। ठीक है, तो द स्टेट लेजिस्लेचर आफ्टर रिकंसिडरिंग अ बिल हैज़ टू सेंड इट टू द प्रेसिडेंट डायरेक्टली। उसके बाद वो अब क्या हुआ कि बिल आ गया हमारे किसके पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास। अब क्या होगा ना कि वो रिकंसिडरेशन करने के बाद एक बार देख लेंगे पूरा बिल को, जो हटाना है, बढ़ाना है, जो भी चेंजेस करने हैं वो कर देंगे उसमें। उसके बाद वो गवर्नर को नहीं भेजेंगे, अब वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे। ठीक है, अब प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे और प्रेसिडेंट ही उसमें साइन करेगा, अपना एसेंट देगा, सब कुछ जो भी करेगा वो प्रेसिडेंट ही करेगा। ठीक है, बट देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट। पर लेकिन प्रेसिडेंट के पास कोई ऐसा कुछ नहीं है कि उनको 2 महीने या 3 महीने, कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब मन चाहेगा वो तब देंगे, 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, अपने पास वो बिल भी रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब उनका मन होगा तब प्रेसिडेंट अपना एसेंट देंगे उस बिल में। ठीक है, द गवर्नर हैज टू सेंड अ फोरनाइट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। अब एक गवर्नर की ड्यूटी है कि वो अपना डे टू डे जो भी पूरे दिन का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है, ठीक है, वो पूरा का पूरा रिपोर्ट जो है वो रात में को देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, जो भी पूरे दिन का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हुआ है उस स्टेट में, जो भी काम हुआ है, वो रिपोर्ट किसको करना होता है, गवर्नर को किसको करना होता है, प्रेसिडेंट को करना होता है। ठीक है, हर डेली का। आर्टिकल 356 क्या बोलता है? बेसिकली ये जो आर्टिकल है वो स्टेट इमरजेंसी का है, और इस आर्टिकल में क्या है, ये एक्चुअली गवर्नर से रिलेटेड है, इस वजह से यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, आर्टिकल 356 बोलता है, अंडर दिस आर्टिकल द गवर्नर कैन सेंड अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मिशनरी इन द स्टेट एंड कैन रिकमेंडेड प्रेसिडेंट रूल ऑफ द स्टेट इमरजेंसी। तो इस आर्टिकल में क्या है कि भाई गवर्नर होता है, गवर्नर अपनी जो रिपोर्ट भेजते हैं और वो ही प्रेसिडेंट को बताते हैं, ठीक है, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रेकडाउन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन मिशनरी का ब्रेकडाउन हो रहा है,
उनके अपने स्टेट में, तो वो रिपोर्ट करेंगे किसको, प्रेसिडेंट को बताएंगे और उनसे रिकमेंड करेंगे कि यहाँ पे भाई आप प्रेसिडेंट रूल लगा दो या फिर स्टेट इमरजेंसी लगा दो। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगा दो। ये कौन करते हैं, गवर्नर करते हैं। ठीक है, बट लेकिन जो प्रेसिडेंट रूल है वो कौन लगाएगा, वो प्रेसिडेंट लगाएगा। किसके रिकमेंडेशन पे, गवर्नर के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, अब कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कुछ स्टेट के गवर्नर्स को। स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सम ऑफ द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। सबसे पहला है, द गवर्नर्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर 2 जगह है ऐसी जिसकी डेवलपमेंट के लिए गवर्नर को की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो है मराठवाड़ा और दूसरा क्या है, विदर्भा। ठीक है, और गुजरात के अंदर भी ऐसी एक जगह है जो कि है सौराष्ट्र एंड कच्छ। ये 2 जगह है जहाँ पे वहाँ के गवर्नर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि भाई इन 2 एरिया की उनको क्या करना है, डेवलपमेंट में ध्यान देना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बिकॉज दीज एरिया आर द बैकवर्ड एरिया ऑफ दीज स्टेट। ये बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया है इन स्टेट के। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, द गवर्नर ऑफ द नागालैंड हैज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर in the state till the threatened tossed by the Naga rebels exist in the state। अब जो नागालैंड के जो गवर्नर है ना, उनको स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं कि वो भाई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। कब तक, जब तक वहाँ पे जो नागा जो ट्राइब्स है, जो नागा के लोग हैं वो रिबेल करते रहे और वहाँ पे ऐसा थ्रेटन होता रहेगा, तब तक आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि उनको भाई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके चलना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, द गवर्नर ऑफ मिजोरम हैज बीन गिवन अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द मिजो ट्राइब। ठीक है, मिजोरम के गवर्नर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि भाई जो वहाँ की मिजो ट्राइब है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तुम्हें। ठीक है, द गवर्नर ऑफ सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि भाई लोगों की भलाई के लिए उनको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। तो ये कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो कि गवर्नर को कुछ स्टेट के गवर्नर्स को मिली गई है। सो गाइज, यहाँ पे गवर्नर पूरा होता है। गाइज थैंक यू। एंड मेरा ये वीडियो थोड़ा सा लेट आया है एक्चुअली। अभी मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। ये लेक्चर मैंने बस इसलिए बनाया है जिससे कि ज़्यादा गैप ना पड़ जाए। मेरा हेल्थ मेरा साथ नहीं दे रही है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ यार मेरे साथ कोऑपरेट करो। ठीक है, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार, क्योंकि मैं लेट होता जा रहा हूँ। जो भी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं बहुत जल्दी करवा दूंगा, करने की कोशिश करूँगा। सो गाइस थैंक यू। प्लीज़ लाइक करो मेरे वीडियोस को, अगर आपको अच्छा लगता है। प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो यार। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो एंड प्लीज़ कीप शेयर माय वीडियोस यार। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।